So we'll start with the new topic today, which is vectors for cloning genes and plants and animals. अभी तक हमने किसमें वेक्टर क्लोन किए बताओ मुझे, किसमें क्लोन किए थे अभी तक वेक्टर्स? बैक्टीरिया में क्लोन किए थे। यस, ई कोलाई, प्रिसाइजली करेक्ट। तो अभी तक आपने ई कोलाई में बैक्टीरिया क्लोन किया था, ई कोलाई में वेक्टर क्लोन किया था, एंड दैट इज अ बैक्टीरिया। अब हमको किसमें करना है? अब आपको वेक्टर क्लोन करना है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा काम के तो वो ही है। सपोज मुझे कोई प्रोटीन जीन प्लांट में एक्सप्रेस करना है, सपोज मुझे कोई हार्मोन एनिमल में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए जो हमारा प्लास्मिड था वो वेक्टर नहीं चलेगा, उसके लिए हमको नया वेक्टर चाहिए होगा विच इज कंपैटिबल विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो क्या करेंगे उसके लिए? You need to take a soil inhabiting plant pathogenic bacterium, Agrobacterium tumefaciens, infects broad-leaved crops including tomato, soyabean, sunflower and cotton, but not the cereals. क्या मतलब है ये भारी भरकम लाइन का? एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहता है। व्हेन आई से सॉइल इनहेबिटिंग, इनहेबिट करना मतलब वहां पे रहना, तो वो बैक्टीरिया कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है। इट इज अ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? विच इज पैथोजन ऑन प्लांट्स, जो प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे वो हमारे काम की चीज है, वो प्लांट में डिजीज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे काम की चीज है। कैसे? So the name of the bacterium is Agrobacterium tumefaciens. नाम क्या है बैक्टीरिया का? Agrobacterium tumefaciens। किसको इन्फेक्ट करेगा? It will infect broad-leaved crops, जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। Generally, broad leaves is a characteristic of tropical plants. Okay. So example में आ जाएगा टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन। बट ये जो पैथोजन है ये सीरियल्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो अगर आप अपना जीन सीरियल्स में क्लोन करना चाहते हो, जैसे कि द एंटायर ग्रास ग्रामीने फैमिली, व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उसमें आप इसको क्लोन नहीं कर पाओगे। नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस पैथोजन डज। इतनी बात समझ में आई? हम किसकी बात कर रहे हैं मुझे ये बताओ। व्हाट पैथोजन आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से पैथोजन की बात हो रही है यहाँ पे? Name the pathogen that we are talking about. Agrobacterium tumefaciens. Correct. You are talking about Agrobacterium tumefaciens. किसका पैथोजन है वो? प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया? Bacteria. प्लांट का पैथोजन है ये। इट इज अ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब वो प्लांट का पैथोजन है। कहाँ रहता है? Where does it live? सॉइल में रहता है। इट इनहेबिट्स द सॉइल। कौन से क्रॉप्स को इन्फेक्ट करता है? Tomato, soybean, sunflower, cotton. परफेक्ट। सो दीज आर द क्रॉप्स जहां पे आप अपना जीन क्लोन कर सकते हो, क्योंकि ये उनको इन्फेक्ट करता है। ओके, लेट अस सी फर्दर। इट कॉजेज ट्यूमर्स कॉल्ड क्राउन गॉल्स। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूमर? A bunch of cells. Very good, Anish. It is a bunch of cell which has grown in an uncontrollable method. मतलब जहां पे सेल साइकिल कंट्रोल नहीं कर पाया, सो इट गोज ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ ट्यूमर। तो ऐसे सेल्स दे बिकम ट्यूमरोजेनिक, तो इनको क्या बोलेंगे? क्राउन गॉल्स बोलेंगे। अब ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन है ये क्यों हो रहा है? क्यों दूसरे सेल्स में ट्यूमर नहीं बन रहा है और ये वाले सेल्स में बन रहा है? There must be something responsible for it. What is responsible? Tumor formation is induced by plasmid. तो ये ट्यूमर फॉर्मेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक प्लास्मिड है। प्लास्मिड का नाम क्या रख दिया? प्लास्मिड का नाम रख दिया TI, I फॉर इंड्यूसिंग, T फॉर ट्यूमर। सो दिस इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड।
क्या करेगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, देखिए यहाँ पे. सो व्हाट डज इट डू, जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट इट. सो द TI plasmid integrates a segment of DNA termed tDNA into the chromosomal DNA of its host plant. तो हमारे पास दो चीजें हैं, देखो कौन सी दो चीजें हैं हमारे पास. Let us take a whiteboard and understand. So you have a host plant. होस्ट प्लांट के उसके अपने क्रोमोसोम्स हैं, एंड देन यू हैव दिस प्लास्मिड. क्या नाम है इस प्लास्मिड का, अभी बताया. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लास्मिड, द नेम ऑफ द प्लास्मिड इज TI प्लास्मिड. TI प्लास्मिड के पास एक जीन है. कौन सा जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है. सो लेट अस सी व्हाट जीन आर वी टॉकिंग अबाउट. तो TI प्लास्मिड क्या करेगा, it will integrate a segment of its DNA which is known as tDNA into the host plant. तो इसके पास एक segment of DNA है. प्लास्मिड आपको पता है, it is a extra chromosomal self replicating nucleic acid. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे extra chromosomal, मतलब it is not a part of chromosome. Self replicating, it does not require रेप्लीकेशन, क्रोमोसोम्स रेप्लीकेशन टू रेप्लीकेट, क्योंकि उसके पास अपने ओराई सीक्वेंसेस हैं. तो इसके पास क्या है, इसके पास tDNA है. tDNA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये वाला tDNA ये वाले क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड कर देंगे. इतनी बात समझ में आई आपको? यस. क्लियर? यस. तो जब हमने TI प्लास्मिड को इंटीग्रेट कर दिया क्रोमोसोमल DNA के साथ, तो क्या हुआ, लेट अस सी क्या हुआ. ओके, सो या आई वांट द नेक्स्ट स्लाइड. क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के लिए, जस्ट अ मिनट. ठीक है, फटाफट से एक बार फिर से समझा देती हूँ. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, ये जो था हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, सो व्हाट डू आई हैव हियर, हमारा जो tDNA था वो ट्यूमर कॉज कर रहा था. तो वो ट्यूमर कॉज करने वाला जो tDNA है, वो हमने वो वाला पैथोजन लिया और उसको प्लांट को इन्फेक्ट करने दिया, पर उसके साथ साथ अपना फॉरेन जीन भी डाल दिया. तो इसीलिए इसको बोलेंगे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, क्योंकि इसमें हमने कोई एफर्ट नहीं डाला, ना हमने इनोक्यूलेट किया, ना हमने कंडीशंस मेंटेन की. हमने सिर्फ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ये ट्यूबिरो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में डाल दिया. हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर कौन लेके गया, प्लास्मिड लेकर गया. सो दैट इज व्हाई दे आर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स. ठीक है, जो हमारे फॉरेन जीन्स को टारगेट प्लांट के अंदर लेकर जाएंगे. पर इसमें एक ही तकलीफ है कि जब वो हमारे फॉरेन जीन्स को टारगेट प्लांट के अंदर लेकर जाते हैं, वो तो पैथोजेनिक है ना. तो अगर वो पैथोजेनिक है तो वो हमारे प्लांट्स को डिजीज भी तो देंगे. तो वी डोंट वांट आवर प्लांट टू फॉल इल. तो हमने ऐसा वर्जन यूज किया जिसमें से हमने पैथोजेनिक जीन्स एलिमिनेट कर ली, और जो काम की चीज है सिर्फ वही रहने दी. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ओके, अब इसको हमको डालना पड़ेगा एक कॉम्पिटेंट जीन में. कैसे डालेंगे देखो. सो इफ यू सी हियर, next is competent host for transformation with recombinant DNA. Have I gone to the next slide? No, वही बहुत कुछ छूट गया मेरा. Wait. Just a minute. ओके, सो हमने tDNA लिया, उसमें से पैथोजेनिक जीन्स निकाल दिए. अब मैंने क्या किया, वो जो मेरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड है उसको मुझे एक होस्ट में डालना पड़ेगा. और वो होस्ट कैसा होना चाहिए, वो होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट मीन्स it should be able to receive my piece of DNA and it should be able to replicate, produce copies of my DNA. तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. किसका ट्रांसफॉर्मेशन, होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन. कैसा ट्रांसफॉर्मेशन,
जहां पे मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट। सो दिक्कत क्या है यहाँ पे, देखो दिक्कत ये है, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, हर किसी को अंदर आने देगा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं आने देगा। प्लस योर डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, अगर जो वो हाइड्रोफोबिक होता, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, तो हाइड्रोफोबिक चीजें फिर भी लिपिड के अंदर आसानी से जा सकती है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग ऑयल के अंदर कैसे मिक्स होगा, नहीं होगा, इट कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो अब टास्क नंबर 1 क्या है, टास्क नंबर 1 ये है कि हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर से बता देती हूँ, इट इज प्लास्मिड प्लस योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हमको होस्ट सेल के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे होस्ट सेल के अंदर, सो देर आर डिफरेंट मेथड्स, लेट अस सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। क्या करना है हमको, वी आर लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट्स इन द होस्ट सेल्स सो दैट दे बिकम कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए, वो हमारे डीएनए को रिसीव करने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, सो उसके लिए व्हाट शुड वी डू, जस्ट तो मैंने आपको बताया देयर वुड बी डिफरेंट मेथड्स जिससे कि हम अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट को, देखिए मेथड नंबर 1 इज केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड में हमने क्या किया, केमिकल मेथड इज डन बाय treating host with a specific concentration of a divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Okay, ध्यान से समझेंगे, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है नहीं होता है, तो अब अगर ये सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं और अगर सेल वॉल में से मेरा बैक्टीरियम अंदर जा पाता है, इट विल गेन एंट्री इनटू द प्लांट्स। तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम सेल वॉल को टारगेट कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं हम अपने डीएनए की एफिशिएंसी बढ़ाने वाले हैं सो दैट इट कैन एंटर द प्लांट सेल वॉल। सो बेसिकली इट इज द बैक्टीरियम जो सेल वॉल के पोर्स में से अंदर जाएगा, लेकिन कब जाएगा, तभी जाएगा जब होस्ट उसको रिसीव करेगा। आपके घर कोई मेहमान आया है, अंदर कैसे घुसेगा, दरवाजा खोलोगे तभी तो अंदर घुसेगा, तो आपने दरवाजा खोला मतलब यू आर कॉम्पिटेंट, यू वांट टू रिसीव द गेस्ट। नई काम के गेस्ट हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पकाने वाले, आप दरवाजा ही नहीं खोलोगे, है ना, वो घंटी मार मार के चला जाएगा। सो यहाँ पे होस्ट को कॉम्पिटेंट करना है, कैसे, द होस्ट इज ट्रीटेड बाय concentration of a divalent cation such as calcium, कैल्शियम Ca2+, वैलेंसी कितनी है कैल्शियम की, 2+ है, मतलब वो डाइवेलेंट है। अब कैल्शियम का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लेना है आपको, और वो कॉन्सेंट्रेशन में आपको होस्ट सेल को रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, होस्ट सेल का जो सेल वॉल है वो पोरस हो जाएगा and it will allow the DNA to enter. So once your host has become competent, receiving mode में है, तो हम अपने recombinant DNA को host cell के अंदर force कर सकते हैं। So this can then be forced into the cells. कौन से cells? Which has been treated with calcium. अब क्या करेंगे? You will be incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees and then back to ice. This enables the bacteria take up the recombinant DNA. अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो हो रहा है ना, ये मेथड को क्या बोलते हैं, ये मेथड को बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सुना है आपने कभी इसके बारे में,
Have you ever heard about freezing and thawing? Yes or no? Yes or no? No. देखो, फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या है, ये आपने फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोलते हैं इसको। अगर आपने ये नहीं सुना है तो भी आपने कम से कम जो टर्म मैं लिखने जा रही हूँ वो आपने सुना होगा, पेस्चराइजेशन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? पेस्चराइजेशन सुना है आपने? हाँ। क्या करते हो? Yes. क्या करते हैं पेस्चराइजेशन में? अबाउ 70 डिग्रीज हीट करते हैं मिल्क को, ताकि सारे बैक्टीरिया किल हो जाए, और फिर उसको एकदम से कूल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो मिल्क है वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने होस्ट लिया, उसको हमने ट्रीटमेंट किया किसके साथ? इट इज ट्रीटेड विद अ डाइवेलेंट आयन लाइक कैल्शियम, ताकि वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंट हो जाए, और फिर हम इसको रिपीट करेंगे। अब इसको हम पहले तो इंक्यूबेट कर देंगे विथ अवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। in this case it is recombinant plasmid, and I can specifically say it is tumor inducing plasmid agrobacterium tumefaciens। तो होस्ट और इसको साथ में हमने इंक्यूबेट किया, पहले आइस पे, फिर 42 डिग्रीज पे, फिर वापस आइस पे, फिर 42 डिग्रीज पे। तो जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग। So this particular method is known as freezing and thawing। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट सेल है ना उसका सेल वॉल थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, और वो पोर्स के थ्रू आपका डीएनए अंदर घुस जाएगा। समझ में आया आपको? Could you understand this? Yes. Okay, so now the DNA is forced into the cells. So first you have to place them on ice, then 42 degrees, then again ice, then again 42 degrees। तो अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला गया। कहाँ अंदर चला गया? होस्ट सेल में चला गया। अब देखो, ये जो था ना, ये केमिकल मेथड था, और भी बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट आर द अदर मेथड्स, हाउ कैन यू इंजेक्ट दिस? तो देखो, एक है माइक्रो इंजेक्शन। व्हाट इज दिस माइक्रो इंजेक्शन? माइक्रो इंजेक्शन में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। तो अभी जो मैं बात कर रही थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, वो तो चलो प्लांट पैथोजन है, डायरेक्टली उसने प्लांट को अटैक कर दिया। दूसरी मैंने बात की कि मैं कैल्शियम से ट्रीट कर दूंगी, तो फिर वो सेल वॉल के अंदर जा सकता है। तीसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल सेल्स के लिए है। अब देखो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये कैसा मॉलिक्यूल है? इज इट अ बिग मॉलिक्यूल और अ स्मॉल मॉलिक्यूल? कैसा मॉलिक्यूल है ये? इट इज अ स्मॉल वन। ओके, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन नैनोमीटर माइक्रोमीटर डायमेंशंस। ओके, सो इसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे न्यूक्लियस के अंदर। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या तो जीन गन। दिस इज सुटेबल फॉर प्लांट्स। तो जब एनिमल के लिए यूज करना है, क्या यूज करोगे? माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट्स के लिए यूज करना है, क्या यूज करोगे? बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें क्या करेंगे? सो यू विल टेक द सेल्स एंड दे आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी micro particles of gold or tungsten which are coated with DNA। गोल्ड क्या क्या भाव हो रहा है आपको पता है? What is the price of gold presently? 50,000. Yes, it is 50,000 and sometimes it crosses 50,000। तो इतना महंगा गोल्ड हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्यों यूज कर रहे हैं? गोल्ड या टंगस्टन क्यों यूज कर रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? Why gold? Why not silver? Why not copper? Why not iron? चमकना चाहिए एक्सपेरिमेंट, है ना? What do you think? गोल्ड इज अ मोस्ट इनर्ट मटेरियल, है ना? गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है कि वो इनर्ट है,
ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह से जो नोबल पीपल होते हैं ना, उनकी भी ये प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा बोल बोल नहीं करते, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनाते। दे लव सॉलिट्यूड, ताकि उनको सोचने समझने का, अपने आप को डेवलप करने का, ग्रूम करने का टाइम मिले। तो इसी तरह से गोल्ड एक इनर्ट मेटल है आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में, जब वो जाता है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। सो दैट इज वाई बायोलिस्टिक्स में या तो जीन गन में क्या होता है, you have to take gold particles और टंगस्टन पार्टिकल, आपका डीएनए उसके ऊपर कोट करना है और फिर उसको हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करना है, जैसे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में करते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। तो दे आर बम्बार्डेड विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी, सो दे शूट राइट इनसाइड द सेल, ओके, they land up right inside the cell when they are bombarded with a high velocity. So that is about biolistic gun. दूसरा क्या करेंगे, there is one more thing, disarmed pathogen vectors. Now what are these disarmed pathogen vectors? देखते हैं, पैथोजन का मतलब है जो डिजीज प्रोड्यूस करे, so that it can enter the cell. Okay, so here they are allowed infecting the cell. So the pathogens, when allowed infecting the cell, transfer the recombinant DNA into the host. ये जो हमने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी कि जो पैथोजन वेक्टर्स हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, उसको मैंने अलाउ किया कि जाओ तुम सेल को इन्फेक्ट करो, पर बीमारी फैलाना अलाउ नहीं किया है मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, इंजीनियर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। So that is why I will call it disarmed. It is like मैं मच्छर को बोलूं कि तुम जाके मलेरिया फैला सकते हो, पर वो जो मच्छर बाइट कर रहा है उसके अंदर डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजन नहीं है, डिजीज प्रोड्यूसिंग वेक्टर नहीं है, उसके अंदर कुछ अच्छा करने वाली चीज है, तो हम उसको बोलेंगे डिजीज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। पैथोजन है तो वो इन्फेक्ट करने की क्षमता तो रखता है, इट हैज द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द सेल, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस डिजीज, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ। Yes. द वेरियस वेज जिससे आप अपने जीन को सेल के अंदर पहुंचाएंगे। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आई थिंक इसको